हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हमारा लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 10। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप वो जाके सारे लेक्चर्स वॉच करिए, क्योंकि आपको उन सारे लेक्चर से डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। वो सारे वीडियोज जो हैं वो सबके सब सफिशियंट है, तो आप वो जाके सारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में पिछले लेक्चर्स का अगर थोड़ा सा रिकैप लें तो पिछले लेक्चर्स में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स के तीसरी वेराइटीज डिस्कस की थी, जिसमें से हमने वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस की बात किया था। आज भी हम वर्ड प्रॉब्लम को ही डिस्कस करेंगे, और आज का जो वर्ड प्रॉब्लम होगा बेसिकली हम दो टाइप की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज एंड दूसरा होगा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस और टाइम पे बेस्ड। तो आज ये दो वैरायटी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए जल्दी से। कौन सा हेडिंग है आपके पास में? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, एज पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये वर्ड प्रॉब्लम एज पे जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। अब रियल लाइफ से रिलेटेड की जैसे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, जैसे मान लो बेटा, मैं मान लेता हूँ मेरे पास में ये मोनू है। तो यार मोनू की प्रेजेंट में कुछ ना कुछ एज होगी। ये मैं आपको जो मैं सिनारियो बता रहा हूँ ये ऐसे ही सिनारियो, ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चन में आएगा, और आपको जैसे मैं थॉट डेवलप कराने जा रहा हूँ वैसे ही आपको थॉट वहां पे क्रिएट करने होंगे, वैसे ही थॉट आपको उस क्वेश्चन में एक्सप्रेस करने होंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो हमारे पास में मोनू है, तो यार मोनू की कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट एज होगी ना। तो सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट एज की बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा इनमें सबसे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे? प्रेजेंट एज। तो हमने मान लिया कि मोनू की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है? एक्स ईयर है। मोनू की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स ईयर है। अब यहां से मैं आपसे दो सवाल करूंगा। मैं बोलूंगा कि मोनू की एज बताओ 5 ईयर्स के बाद, मतलब 5 साल के बाद आप मोनू की एज बताइए। तो 5 साल के बाद मोनू की एज आपको समझ में आ रहा होगा कितना हो जाएगा? x+5 हो जाएगा। और अब अगर आपसे बोलूं कि मोनू की एज 5 साल के पहले बताओ, मतलब प्रेजेंट के, मतलब पिछले 5 साल में बताओ आप, 5 साल के बाद हुआ, या मैं बोलूं बिफोर वर्ड यूज करूं, बिफोर वर्ड यूज करूं, 5 साल पहले, और 5 साल पहले कितनी रही होगी, 5 साल बाद कितनी रही होगी। तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? x-5। क्योंकि अगर मोनू आज, मैं एग्जांपल समझू, मान लो मोनू आज 20 ईयर का है, तो 5 साल पहले बेटा वो 15 ईयर का रहा होगा, और 5 साल बाद वो अब 25 ईयर का हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले, आपको पहला स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज मानना है, और प्रेजेंट एज आप एक्स और वाई कुछ भी मान सकते हो। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज ऑलवेज कंसीडर प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन। अब उसको मैं बोल देता हूं से एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रेजेंट एज मानने का प्रयास करेंगे। जिसका भी मेंशन होगा, सोनू मोनू घनश्याम रेयाम, जिसका भी नाम आएगा सबसे पहले उसका हम क्या मान लेंगे? प्रेजेंट एज मान लेंगे, ठीक है ना। अब प्रेजेंट एज मानने के बाद मैं कुछ आपको वर्ड बोल रहा हूं। जैसे अगर मैं वर्ड यूज करूं कि आफ्टर, या इसी के लिए वर्ड यूज करता है लेटर, या इसी के लिए वर्ड यूज करता है हेंस। तो बेटा जब ये वर्ड होंगे तो इस केस में आपको क्या कर देना है? प्रेजेंट एज प्लस, अब ये जितने साल का देगा, अगर आफ्टर मान लो 5 ईयर बोला है, या लेटर 5 ईयर बोला है, या हेंस 5 ईयर बोला है, तो उस केस में प्रेजेंट एज और ये वाली जो एज देगी उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर प्रेजेंट एज हमने माना है एक्स, और ये वाली वैल्यूज आपको गिवन होगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, तो ये एक्स प्लस क्या हो जाएगा? समथिंग हो जाएगा। दूसरी चीज, तीसरा वर्ड, अगर आपको कभी भी मिला बिफोर, या आपको मिला यहाँ पे बिफोर, या आपको यहाँ से एक और वर्ड यूज ज्यादातर यूज करता है कि प्रीवियस, प्रीवियस वर्ड यूज कर ले, बिफोर वर्ड यूज कर ले, प्रीवियस वर्ड यूज कर ले। तो इन सब केसेस में क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज में जो एज होती है उसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रेजेंट एज में जो एज होती है उसको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो बस आपको यही चीज दिमाग में रखना है क्या, कि सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज माननी है। अब प्रेजेंट एज से अगर ये तीनों वर्ड यूज किया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एज में जो एज देगा उसको ऐड करेंगे। अगर इन वर्ड में से कोई वर्ड आया है तो उस केस में प्रेजेंट एज में से हम उस एज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब चलिए हम एक प्यारा सा सीबीएसई का पीवाईक्यू करते हैं और वहां से इस कंसेप्ट को और समझने का डीप में प्रयास करते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। 5 year hence father age will be three times the age of his son. 5 years ago father was 7 times as old as his son. Find the present age of father. ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये इस पे एज पे रिलेटेड एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आप इसमें समझो ध्यान से कौन से दो पर्सन इन्वॉल्व हैं। तो देखो तो यार ये बोल रहा है कि फादर और सन, ये फादर और सन की बात हो रही है, हिज सन। ये जरा देखो तो मतलब इसमें दो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले तो इनकी हम प्रेजेंट एज माने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर और सन की हम क्या मान लेते हैं वाई ईयर। तो पहला सोल्यूशन का स्टेप क्या होगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, present age of father be x year and son y years। तो मैंने क्या किया, फादर का x ईयर मान लिया और y का सन का हमने क्या मान लिया, y ईयर्स मान लिया। अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 year hence, मैंने कहा था आपको जब वर्ड हेंस मिलेगा, जब आपको वर्ड हेंस मिलेगा तो आपको क्या करना होगा कि आपको प्रेजेंट एज में जो एज दिया है उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये बोल रहा है 5 year hence, तो सबसे पहले आप निकालो 5 years hence the age of father, वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, फादर x ईयर का है तो ये अब x + 5 का हो जाएगा। 5 year hence the age of son, तो बेटा ये हो जाएगा y + 5। अब जरा आगे पढ़ते हैं। ये बोलना है कि फादर एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, मतलब अब जो फादर है वो अपने सन की एज का 3 times हो जा रहा है। तो फादर की एज तो x + 5 है, यानी x + 5 जो है वो 3 times आप क्या हो जा रहा है y + 5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो आप, तो बेटा ये बन जाएगा x + 5, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो 3y + 15, यानी x - 3y, 15 को लेफ्ट में लाओगे -10 = 0। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक, सिमिलरली बोला है कि 5 years ago, 5 साल बाद, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, एगो का मतलब क्या है, पहले। तो आपको थोड़ा सा वो जो मैंने नोट बताया था उस नोट में मैंने जब तीसरा पॉइंट लिखा था तो उसमें हमने क्या बोला था कि आपको बिफोर वर्ड यूज कर ले, प्रीवियस वर्ड यूज कर ले, और एक और वर्ड आप ध्यान में रख लेंगे कौन सा, एगो वाला वर्ड। ठीक है, चलिए तो नाउ यहां से कितने ईयर्स एगो बोला है, 5 years एगो, 5 years एगो द एज ऑफ फादर, वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, प्रेजेंट x है तो अब ये 5 साल पहले x - 5 हो जाएगा। सिमिलरली 5 years ago द एज ऑफ सन, बेटा ये हो जाएगा y - 5। अब आगे पढ़ते हैं। 7 times फादर वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब फादर जो है वो अपने बेटे की एज का 7 times है। तो फादर है x - 5 ईयर का, अब ये 7 times क्या हो जाएगा, y - 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, बेटा आ जाएगा x - 5, ये 7 × y 7y हो जाएगा, और 7 × -5 कितना आ जाएगा 35। या इसको फर्दर सॉल्व करो, 7y को लेफ्ट में लाओ तो x - 7y, -35 को लेफ्ट में लाएंगे तो +35 से 5 निकाला तो 30 = 0। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 7। तो पहली इक्वेशन और ये रही सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको करना है सॉल्व, और सॉल्व करते ही आपको क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू, और x की वैल्यू किसकी है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर है, और y की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सन है। तो मेरे पास में ये पहला इक्वेशन कितना है,
x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया। बेटा x और x कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 3y और ये प्लस 7y, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी। तो माइनस 3y से 7y अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4y, और माइनस 10 से माइनस 10 से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 4y इज इक्वल टू 40 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। अब आप क्या कर लो, पुट कर लो y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, मैं फर्स्ट में रख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन फर्स्ट। इसमें 10 रख दो जरा, तो x माइनस 3 इंटू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3 10 जा 30, 30 माइनस 10 40, यानी x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब मुझे बताओ x कौन था, x फादर की एज थी, तो फादर कितने ईयर का है 40 ईयर का है। और y क्या था, y तो सन का एज था, तो सन की एज कितनी है 10 ईयर है। तो 40 ईयर एंड 10 ईयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और हम अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास में सीबीएसई 2003 और 2009 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फादर्स एज इज 3 times as the sum of age of his 2 children. After 5 years, his age will be twice as the sum of age of 2 children. Find the age of father. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया इसलिए है क्योंकि इसमें आपको उसके दो बच्चों के एज का सम लिखा हुआ है, यानी सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस है। अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यार कौन सा वेरिएबल हम उसके लिए माने, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना जितने पर्सन इन्वॉल्व होंगे उतने ही आपको वेरिएबल्स मानने हैं। अब यहाँ पे क्या हम 3 वेरिएबल्स माने, तो नहीं, आप ध्यान समझना ध्यान से। हमने क्या मान लिया कि फादर का एज जो है, फादर एज को मैंने x मान लिया। अच्छा, फादर्स एज में कौन सी एज मानना है आपको, प्रेजेंट एज माननी है, प्रेजेंट एज, वो हमारे पास में हमने मान लिया x है। और सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, बेटा वो हमने मान लिया y मान लिया। अभी तक तो बात सही है, मतलब जो दोनों बच्चों की एज का जो सम होगा वो एक नंबर होगा ना, उसको हमने क्या मान लिया y मान लिया। अब पहले समझते हैं, फादर एज इज द 3 times द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली चीज क्या बनेगी कि फादर का एज जो है वो उसके बच्चों की एज के सम का 3 टाइम्स है। तो फादर की एज तो x है और बच्चों की एज का सम y है, तो कितना हो जाएगा 3y। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है अगली वाली लाइन में, क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स। तो मुझे आप ये बताओ 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद फादर कितना हो जाएगा, अभी तो प्रेजेंट में x है, तो 5 ईयर्स के बाद वो x प्लस 5 हो जाएगा। कहानी ये ट्विस्ट है कि अब ये बच्चों की जो एज है वो क्या होगा। तो ध्यान समझना, y जो है ये सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन है, y जो है सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन है। तो जब 5 ईयर्स के बाद की बात करोगे तो यार पहला वाले भी बच्चा 5 ईयर इंक्रीज होगा और दूसरा वाला बच्चे का भी एज 5 ईयर इंक्रीज होगा, यानी ये y से 5 और एक बार और 5 ऐड होगा, यानी ये y प्लस 10 होगा और ये कितना होगा x प्लस 5 होगा। तो फादर तो 5 ईयर ही इंक्रीज होगा, लेकिन बच्चों की एज का सम दिया था इसलिए y जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट था। अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में फिर कोई दम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो सिमिलरली आफ्टर 5 ईयर्स अगर मैं बात करूं तो जरा देखना ध्यान से, आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ फादर, फादर की एज तो x प्लस 5 हो जानी है क्योंकि इनिशियल एज x थी और 5 साल बाद वो x प्लस 5 हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ द सम ऑफ, ऐसे लिखो, द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन
तो बेटा वो कितना हो जाएगा y प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा ये y प्लस 10 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस, मतलब अब जो फादर की एज है वो बच्चों की एज की ट्वाइस हो गई, यानी यहां से क्या बनेगा, फादर का एज है x प्लस 5 और बच्चों की एज है y प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 5 2 का अंदर मल्टीप्लाइड कर लो 2y प्लस 20 हो जाएगा बेटा, 2y को लेफ्ट में लाओ तो x माइनस 2y हो जाएगा, 20 को लेफ्ट में लाएंगे 5 और माइनस 20 तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, मुझे अल्टीमेट इनको सॉल्व करना है तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाने का कोई फायदा नहीं है, x इक्वल टू 3y है तो डायरेक्ट आप क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन सेकंड। जैसे ही आप इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, जरा देखना, ये बन जाएगा x माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन सेकंड था, जहाँ x है वहां पे 3y रख दिया तो 3y माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3y से 2y जाएगा तो y आएगा, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब आप पुट कर लो y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 15, क्योंकि y है ना, y की वैल्यू 15 है रख दिया हमने, तो 5 3 15 3 से कितना आ जाएगा 45। x क्या था, फादर की एज था, y क्या था हमारे पास में, ये एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन था, तो आपसे केवल फादर की एज पूछा है, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, 45 ईयर होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास में सीबीएसई 2004 का क्वेश्चन है। 2 years ago a father was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than thrice times of the age of son. Find the present age of father and son. ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। 2 years ago, तो सबसे पहले एक काम करो, आप यहाँ से फादर की प्रेजेंट एज मान लो बेटा, x मान लो, और जो सन है सन की प्रेजेंट एज हमने मान लिया y मान लिया। अब बात कर रहा है 2 years ago, यही इसमें डिकोड कर रहा हूँ। 2 years ago की बात करें तो जो फादर है वो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, और जो सन होगा वो कितना हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो मैं सारे वर्ड सारे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक पहले क्वेश्चन को मैं पूरा फॉर्मेट तरीके से लिख के समझा दिया आपको। अब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप उस फॉर्मेट पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 2 years ago फादर कितना हो जाएगा, x माइनस 2, और सन भी कितना हो जाएगा, y माइनस 2। अब ये जो फादर है वो 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन है, तो फादर है x माइनस 2 है, और 5 टाइम्स ऑफ हिज सन है, तो y माइनस 2 का 5 टाइम्स हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो आप, x माइनस 2 5 का अंदर मल्टीप्लाइड करोगे 5y माइनस 5 2 10, तो बेटा आ जाएगा x, 5y को लेफ्ट में लाओ तो x माइनस 5y, माइनस 10 को लेफ्ट में लाओगे प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस 10 से 2 निकालोगे तो 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। अब सिमिलरली दूसरी सिनेरियो समझो जरा आप। उसके बाद क्या बोला, 10 years later, 10 years later मैंने आपको बताया था जब भी वर्ड लेटर होगा इसका मतलब प्रेजेंट एज में जो एज दिया है अब उसको ऐड करना है। तो 10 years later की बात करें तो 10 years later की अगर आप बात करोगे तो फादर तो x प्लस 10 हो जाएगा, और जो सन है वो कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है, हिज एज विल बी 8 मोर देन थ्राइस टाइम द एज ऑफ सन। तो पहले आप सन के एज को थ्राइस टाइम करो, यानी ये तो बन जाएगा 3y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 10 हो जाएगा। अब फादर जो है इसके थ्राइस टाइम्स ऑफ एज से 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है तो मैंने आपको बताया था जो चीज ज्यादा होती है उससे या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, या जो चीज ज्यादा नहीं है उसमें आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, फादर की एज से अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन के इक्वल हो जाएगा। यानी बेटा इसको सॉल्व करो जरा, तो आ जाएगा x प्लस 10 माइनस 8, 3 इंटू वाई 3y, 3 10 जा कितना हो जाएगा 30।
10 से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा x, 3y को लेफ्ट में लाओगे तो -3y, यहाँ आएगा 2 और 30 को लेफ्ट में लाओगे तो -28 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बोला। अब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब देखो यार इन दोनों में कोफिशिएंट सेम दिख रहा है तो आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया। इक्वेशन 1 है x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 है x माइनस 3y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, -5y से 3y जाएगा तो प्लस का 2y आएगा। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि -5 ये साइन चेंज हो जाएगी। अब -5y से 3y निकालोगे तो कितना आएगा 2y, लेकिन बड़े वाले की साइन लगेगी तो -2y आ जाएगा ये, ठीक है, -2y। और 8 से 28 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से 2y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 36। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अब आप पुट कर दो y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो जरा। अगर आप फर्स्ट में रखोगे तो यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x माइनस 5y प्लस 8 है, तो x माइनस 5y की जगह पे 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 18 5 जा 90 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 82। x कौन था फादर, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 82 ईयर, और जो सन की एज है वो कितना हमारे पास में 18 ईयर है। अब आई होप आप ये एज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, बस आप ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बता दिए 3 क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगे, तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से इन 3 क्वेश्चंस को कर लो। अब इसके बेस्ड जो भी वर्ड प्रॉब्लम है वो आपसे 100% हो जाएगा अगर आप इस पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, बिकॉज सीबीएसई ने सबसे ज्यादा सवाल इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम से पूछा हुआ है। और ये हमारे पास में कौन से वर्ड प्रॉब्लम के टाइप से हैं, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, ये हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस और टाइम के वर्ड प्रॉब्लम को आपको अगर करने हैं तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो। डिस्टेंस और टाइम का अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा फार्मूला होता है, और ये फार्मूला क्लास 7th और क्लास 6th लेवल से ही सिखा दिया जाता है। तो एक्चुअल में पहला जो आपको दिमाग में रखना है, पहला जो फार्मूला है वो क्या होना चाहिए, आप जानते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो पहला तो फार्मूला आपको ये दिमाग में रखना है। दूसरा, अब इन्हीं को हम इंटरचेंज करके और फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम बताओ क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, यानी t इज इक्वल टू डी बाई एस आ गया। मैं अगर यही हिसाब से पूछूं कि डिस्टेंस बताओ क्या होगा, तो बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये इन तीनों फार्मूलों को ध्यान में रखना होगा। इन तीनों फार्मूलों में याद आपको एक ही करना है, बाकी 3 आप इनसे डिराइव करना आपको आना चाहिए। तो ये 3 फार्मूले आप दिमाग में रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये जो डिस्टेंस और स्पीड पे क्वेश्चंस आते हैं उनमें से एक बहुत हाईलाइटेड प्रॉब्लम होता है, वो है बोट और स्ट्रीम प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम है, बोट और स्ट्रीम प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ से आपको 2 चीज बता रहा हूँ, एक मैं आपको रिलेटिव स्पीड बताऊंगा, एक टर्म है रिलेटिव स्पीड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या है। तो रिलेटिव स्पीड 2 तरीके से हो सकती है, जैसे आप समझना ध्यान से। रिलेटिव स्पीड में जैसे मान लो मेरे पास में ये स्टाइलस है और ये मेरे पास में मार्कर है, ये स्टाइलस भी इधर जा रहा है और मार्कर भी इधर जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। और मान लो स्टाइलस इधर जा रहा है और मार्कर इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये दोनों किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव स्पीड 2 तरीके से डिफाइन होती है, एक होता है इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन, दूसरा होता है इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन।
तो जब सेम डायरेक्शन में हो, अगर कोई भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में हो, तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो सम ऑफ द स्पीड ऑफ, सॉरी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों का डिफरेंस होता है, दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फिर से बात समझो जरा, अगर दो बॉडीज अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आपकी ऐड हो जाती है। तो जरा समझना ध्यान से, आप इसको भी नोट कर ये पॉइंट को लिख लेते हैं, रिलेटिव स्पीड की बात कर लेते हैं। अगर मान लो क्या है कि अ बॉडी ए मूविंग विथ स्पीड ए, मूविंग विथ स्पीड, अ बॉडी moving with speed x and another body b moving with speed, हमने मान लिया कि जो इसका स्पीड है वो हमने कह दिया y है। तो सबसे पहले हम बात करें रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड को मैं r से लिख रहा हूं, r, या ऐसे लिख सकते हो, रिलेटिव स्पीड को लिखने का तरीका होता है वी ए बी। तो वी ए बी रिलेटिव स्पीड मेरे पास में क्या होगा, ये होगा वी बी माइनस वी ए, या तो ये होगा वी ए प्लस वी बी, या तो ये दोनों का सम होगा, या तो दोनों की स्पीड का क्या होगा, डिफरेंस होगा। और ये वी ए माइनस वी बी तब होगा जब ए एंड बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें। और वी ए माइनस वी बी, वी ए प्लस वी बी कब होगा, जब ए एंड बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वी ए प्लस वी बी हम तब यूज करेंगे बेसिकली जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उस केस में हम वी ए प्लस वी बी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और सिनेरियो समझना ध्यान से, ये बोट और स्टीम की जो प्रॉब्लम है, या ये स्टील वाटर की प्रॉब्लम जो है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास में ये मैंने थोड़ा सा स्टील वाटर बनाने का प्रयास किया है, जरा समझना ध्यान से आप, ठीक है ना। चलो मान लो मेरे पास में ये स्टील वाटर है, और स्टील वाटर का बेसिकली मतलब होता है कि इस केस में जो वाटर की स्पीड है, जो वाटर की वेव है, वो बेसिकली बिल्कुल इनकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। वो स्टील वाटर का मतलब होता है। जैसे आप बोलते हो ना समुंदर शांत होता है, तो शांत होने का मतलब क्या है कि उसकी लहरों की स्पीड नहीं है, वो बहुत निग्लिजिबल स्पीड में है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मेरे पास में क्या है, ये एक मैं यहाँ बोट भी बना देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा समझना ध्यान से आप, ये मान लो इस टाइप का मैं एक बोट भी बना देता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा कि बोट की जो स्पीड है, इसकी स्पीड मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड मेरे पास में x है, बोट की स्पीड हमने क्या मान लिया, x है। और ये जो मेरे पास में इसकी स्ट्रीम है, ये मैंने जो वाटर बनाया है, जो स्ट्रीम की स्पीड है ना, स्ट्रीम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप इसको हिंदी में धारा बोलते हैं, तो स्ट्रीम का बेसिकली जो स्पीड है वो हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो हमने y मान लिया। अब दो चीजें हैं, अब हमें कब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड करनी है, और कब हमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड क्या करनी है, आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले दो वर्ड लिख रहा हूं, जरा समझना ध्यान से। एक वर्ड मैंने लिखा है डाउन स्ट्रीम, और दूसरा वर्ड हमने लिखा है अप स्ट्रीम। एक वर्ड है डाउन स्ट्रीम, दूसरा है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ
स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो बेसिकली ध्यान में ये रखना होगा कि जब आपको डाउन स्ट्रीम बोलेगा तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि स्ट्रीम के डायरेक्शन में, और अप स्ट्रीम बोलेगा तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम की बात करेगा। अब मुझे एक चीज आप बताओ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार स्ट्रीम की भी डायरेक्शन इधर हो रही है, मतलब स्ट्रीम भी इधर जा रही है और बोर्ड की स्पीड भी इधर है, तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। यानी इन द डायरेक्शन ऑफ अप स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ अप स्ट्रीम, इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है ना, अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम बेसिकली वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है। अब जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आपको यहाँ से दो ही बातें रखनी है, जब आपको डाउन स्ट्रीम बोलेगा तो उस केस में आपको क्या करना है, दोनों स्पीड को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जब आपको अप स्ट्रीम बोलेगा तो दोनों ही स्पीड को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास में सीबीएसई 2001 का डिस्टेंस और स्पीड पे बेस्ड एक अच्छा सा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार। If he covers 250 kilometer by train and rest by car, it takes him 4 hours. But he travels 130 kilometer by train and rest by car. He takes 80 minutes longer. Find the speed of train and car. ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको स्पीड वाला जो कंसेप्ट है वो आपको बेसिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले आप देखो कितना डिस्टेंस है टोटल। टोटल हमारे पास में 370 किलोमीटर है। तो जैसे मान लीजिए मैंने 370 किलोमीटर ए और बी के बीच का डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर बाई पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई कार। तो उसने दो तरीके से ट्रेवल कर रहा है, एक तो ट्रेन से चल रहा है, दूसरा वो कार से चल रहा है। पहले उसने ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो उसने ट्रेन से 250 किलोमीटर चल लिया। 250 किलोमीटर किससे चला, ट्रेन से चला। यार 250 किलोमीटर ट्रेन से चला तो अब कितना बचा, 120 किलोमीटर। कितना बचा, 120 किलोमीटर। यानी वो 120 किलोमीटर किससे चलेगा, कार से चलेगा। ये केस नंबर फर्स्ट का मैं डिस्कशन कर, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज आप करो, क्या आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार। तो हमने मान लिया कि जो कार की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो ट्रेन की स्पीड है वो हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर है। तो क्या मान लिया बच्चों, यहां से हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार वो हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है ना। चलिए अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा। अगर ये देखो ट्रेन जो है वो 250 किलोमीटर चल रहा है और हमने स्पीड उसकी x मान लिया है, तो मैं यहां भी लिखता हूं टाइम टेकन बाई ट्रेन टू ट्रेवल 250 किलोमीटर। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है, 250 किलोमीटर और स्पीड हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर मान लिया है, ठीक। सिमिलरली टाइम टेकन बाई कार टू ट्रेवल 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो है 120 किलोमीटर, स्पीड हमने क्या मान लिया है, y किलोमीटर पर आवर मान लिया है। अब देखो जब ये दोनों मतलब 250 किलोमीटर को x स्पीड से ट्रेवल किया और 120 किलोमीटर की कार की स्पीड यानी y किलोमीटर से ट्रेवल किया, तो उसने टोटल टाइम कितना लिया, 4 आवर्स का। तो बेटा ये भी तो टाइम ही आया ना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। ये भी क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है, टाइम है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, 250 अपॉन x
प्लस 120/y इज इक्वल टू टाइम कितना लगा है 4 आवर। ये पहली इक्वेशन बन गई। बात समझ में आई आपको? फिर आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, बट ही ट्रेवल 130 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब वो दूसरे केस में क्या किया, ये प्लेस ए और ये प्लेस बी, टोटल डिस्टेंस 370 किलोमीटर है। 130 किलोमीटर अब वो ट्रेन से चला, और 130 किलोमीटर ट्रेन से चला तो बाकी का डिस्टेंस कितना बचेगा, 240 किलोमीटर बचेगा। और वो उसने किससे ट्रेवल किया, कार से। ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है। तो फिर वही चीज आप क्या निकालो, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर। तो बेटा वो कितना आ जाएगा, 130 अपॉन ट्रेन की स्पीड कितनी हमने मानी है, x हो जाएगा। कार की स्पीड हमने y मानी है, तो 240 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगा, 240 अपॉन y। और इन दोनों को मिला के अब वो 80 मिनट ज्यादा ले रहा है। लॉन्गर का मतलब होता है ज्यादा। तो पहले 4 घंटे तो लग ही लग रहे हैं, लेकिन वो 4 आवर से अब 80 मिनट और ज्यादा लग रहा है। मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 आवर 80 मिनट। कितना हो जाएगा वो, 4 आवर 80 मिनट। क्लास एक चीज जरा समझना, 4 आवर 18 मिनट है, तो 18 मिनट के लिए हम क्या कर देते हैं कि आप जानते हो कि आपको 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो जब आपको मिनट में आवर निकालना हो तो मिनट को आप 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 16 हो गया। अब ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1/30x प्लस 2/40y इज इक्वल टू, अगर ये कट रहा हो तो कट कर लो आप जरा, तो ये आ जाएगा 3 6 18, 6 3 18, 6 10 कितना हो जाएगा 16। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करना होगा, लेकिन ये इक्वेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये हो गया है कि यार इसमें वेरिएबल देखो तो वेरिएबल कहाँ पे आ चुके हैं, डिनोमिनेटर में आ चुके हैं। और वेरिएबल में डिनोमिनेटर में आ जाए तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टाइप नंबर फर्स्ट। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इन वेराइटीज को सॉल्व करना सिखाया है। अब उनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, जो जो इक्वेशन बनी है उन इक्वेशंस को हम राइट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास में है 250x प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 1/30x प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/10। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो आपको मैंने बताया था अगर जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो 1/x को t1 रखो और 1/y को क्या रखो, t2 रखो। तो मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया 1/x इज इक्वल टू t1 एंड 1/y इज इक्वल टू क्या रख दिया, t2। तब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 250 1/x, ये मेरे पास में t1 बनेगा तो 250 t1 प्लस 120 1/y, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में t2। तो 120 t2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरी वाली इक्वेशन में 1/x को t1 रखा तो 130 t1 प्लस 240 t2 इज इक्वल टू 3/10। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा आ जाएगा 100 t1 1300 t1, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2400 t2 और इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो एक काम करो, इसका कोफिशिएंट जरा देखो तो 2400 है और इसका कोफिशिएंट कितना है हमारे पास में 120 है। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 20 एंड माइनस कर दिया इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट को 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 इंटू 250, तो बेटा ये आ जाएगा 25 2 50 यानी 500x हो जाएगा। इसको 20 से मल्टीप्लाई किया 12 2 24 2400 x नहीं ये t1 है 2400 t2। अब ये 20 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4
24 सा 80। सेकेंड वाली इक्वेशन 1300 T1 प्लस 2400 T2 और ये है 3। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये पूरी तरीके से कैंसल आउट हो जाएगा। और 1500 से अच्छा एक चीज हमने मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक ये किया कि बारे पास में ये 18 प्लस 3/10 आएगा, ये मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे केवल 3 नहीं आएगा, क्योंकि 18 मिनट ज्यादा ले रहा था ना, केवल हमने 18 लिख दिया और 18 को केवल मैंने 3/10 लिख दिया। तो ये मेरे पास में 4 हावर से 18 मिनट ज्यादा ले रहा था, तो 4 प्लस 3/10 होगा ये। और 4 प्लस 3/10 का मतलब यहाँ पे 4 10 जा 40 और ये कितना हो जाएगा 43/10। तो बेटा इसके राइट में 43 आएगा, इसके राइट में कितना आएगा 43 आएगा। बाकी की चीजें तो सेम रहने वाली हैं, बाकी की चीजें क्या रहेंगी सेम रहेंगी, यानी ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर लो जरा आप, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 से 0 0 आएगा, और 10 से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 4 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये T1 आएगा, और 80 से 43 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास में 10 से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ से 7 से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 36/2700। इसको कैंसल आउट कर लो, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, फिर देखो कैंसल आउट हो रहा है क्या, ये 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, यानी T1 इज इक्वल टू 1/75 आ गया। ठीक है ना। अब T1 इज इक्वल टू 1/75 आ गया, तो इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं। तो मैंने पुट कर लिया T1 इज इक्वल टू 1/75 इन इक्वेशन नंबर किस में रख लेते हैं, सेकंड में रख लेते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो जरा देखना यहाँ से 250 इसमें रखना, जरा देखना 250 T1 की जगह पे आ गया 1/75 प्लस 120 T2 इज इक्वल टू 4। इसको कैंसल आउट कर लो तो 75 टू जा कितना होता है बेटा 250 होता है, 75 टू जा, हाँ 75 टू जा कितना आ जाएगा 150 आएगा, ये 150 आएगा, 75 टू जा कितना आ जाएगा 150 आएगा। तो 25 से कट कर लेते हैं, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, यानी ये 10/3 आएगा। और 120 T2 रहने दिया, ये 10/3 को लेफ्ट में लाया तो 4 माइनस 10/3, 4 3 जा 12, 12 से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/3 आ गया। यानी यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए रेस कर देता हूँ, यानी T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, T2 जो है ये 2/3 आया, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 इंटू 120। इसको मल्टीप्लाइड कर लो जरा, तो यहाँ डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 80, यानी 180 आ गई। अब मुझे बताओ आप T1 क्या था, तो T1 मेरे पास में 1/x था, यानी T1 था 1/x, और T1 कितना है हमारे पास में 1/75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 किलोमीटर पर हावर आ गई। और सिमिलरली T2 क्या था, T2 था 1/y, और ये T2 आया 1/80, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 180 किलोमीटर पर हावर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर आपको ध्यान हो तो x क्या था, ट्रेन की स्पीड थी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 75 किलोमीटर पर हावर, और y क्या था स्पीड ऑफ कार था, यानी स्पीड ऑफ कार कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर पर हावर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब ये चैप्टर टोटली पूरे तरीके से फिनिश्ड हो चुका है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे लेक्चर्स आप एक बार फिर से देख के रिवाइज करके आपको अपने आप को इतना कंफर्टेबल तो बना ही लें कि अब इससे अगर कोई भी सवाल आएगा तो सर उसको हम फोड़ के बिल्कुल रख देंगे। तो ये आप बिल्कुल इसकी चैप्टर को एकदम टोटली इस तरीके की इस लेवल की इसकी प्रिपरेशन कर लो कि कोई भी सवाल आ जाए हमें कोई समस्या उस सवाल से होनी नहीं चाहिए। अब हम अगला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास में होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कल से हम अगला वाला चैप्टर करेंगे स्टार्ट, और आप सभी का फिर से स्वागत होगा अगले वाले लेक्चर में, और वो लेक्चर किसका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ठीक है, आज की क्लास को करते हैं यहाँ पे फिनिश्ड, एंड थैंक यू एवरीवन। पढ़ाई करते रहें मजे के साथ, बिल्कुल आप समर वैकेशन का भी मजा लेते रहें, लेकिन पढ़ाई भी आप करते रहें, क्योंकि
पढ़ाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन।